अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च की 4th वाली क्लास है। लास्ट क्लास में हमने हर्मेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हमने जो क्वालिटेटिव के नेक्स्ट दो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो हमारे पास पैराडाइम्स हैं, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट एंड कंस्ट्रक्शनिस्ट, इस पर पढ़ेंगे। वैसे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट आपने जनरल सोशियोलॉजी 1 में ज़रूर पढ़ा होगा, और कंस्ट्रक्शनिस्ट का नाम भी कहीं ना कहीं आपने अभी तक ज़रूर पढ़ा होगा। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के मायने होते हैं बनाने वाला, मतलब कोई भी चीज़ डेवलप करने वाला। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को देख लेते हैं कि इसमें किस किस सोशियोलॉजिस्ट ने क्या क्या काम किया है और ये बेसिकली है क्या पर्सपेक्टिव। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शनिस्ट होते हैं वो क्या होता है कि ये उस टाइप पे बेस करता है कि आप क्या सीखते हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लर्निंग विच द लर्नर फॉर्म्स मच ऑफ व्हाट शी एंड ही लर्न्स। मतलब जो एक लर्नर कुछ बना रहा है उसने उससे सीखा क्या है। लर्निंग इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्चुअलाइज्ड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज रेदर देन एक्वायरिंग। कि कुछ भी नया कंस्ट्रक्ट करना ये इससे ज़्यादा बेटर है कि जो आप पहले ही जानते हो उसको आप मॉडिफाई कर दो या उसको आप एक्वायर करो। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड हाइपोथेसिस ऑफ द इन्वायरमेंट। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे पास नॉलेज होता है वो हमारे पास या अथॉरिटी से आता है या एक्सपीरियंस से आता है, कॉमन सेंस से आता है। हमारी अपनी सेंसेस होती हैं जिसकी वजह से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। द लर्नर इज नॉट अ ब्लैंक स्लेट बट brings past experiences and cultural factors to a situation। अब ये बताया जा रहा है कि जो भी लर्नर होता है, जो भी कोई कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, कंस्ट्रक्शनिस्ट होता है, उसके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसने कुछ ना कुछ सीखा हुआ होता है जिसकी बिना पे वो कुछ नॉलेज या कुछ भी पर्सपेक्टिव या कोई भी थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। कंस्ट्रक्शनिस्ट का इधर बेसिकली बताया जा रहा है कि ये है क्या, व्यू द वर्ड एज बीइंग इंटरनली क्रिएटेड थ्रू कंस्ट्रक्ट्स और इंटरनल मॉडल्स चेंजिंग माइंड्स। जो कंस्ट्रक्शनिस्ट का वर्ड है वो बेसिकली क्या है कि चेंज कर देना माइंड को, कंस्ट्रक्ट करना इंटरनली अपने माइंड से। कंस्ट्रक्शनिज्म लर्निंग थ्योरी इज बिल्ट ऑन कंस्ट्रक्शनिज्म लर्निंग। जो कंस्ट्रक्शनिज्म लर्निंग थ्योरी है वो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव पे बेस करती है थ्योरी एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड टू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल मेथड आपने क्वांटिटेटिव में पढ़ा होगा कि जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव में रिसर्च डिज़ाइन होता है ये बेसिकली उस पर भी बेस करता है। द कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी वाज फॉर्म्ड बाय जेन पाइगेट। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी है ये जेन पाइगेट की थ्योरी है। ये आपने सोशियोलॉजी में पाइगेट की थ्योरी स्टेजेस पढ़ी होंगी जो चाइल्ड डेवलपमेंट में इसने दी थी, जैसे फॉर्मल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये थ्योरी आपने जनरल सोशियोलॉजी में पढ़ी होगी। अब हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव में किस किस थ्योरिस्ट ने क्या क्या काम किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास विगोट्स्का हैं। इन्होंने 1896 में पैदा हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी 1962 में। उसके बाद जो पब्लिश हुई थी इनकी डेथ के बाद, क्रिएटेड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया था। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था वो एक इसकी एज थी जहाँ पे जो ये कह रहे थे कि जो टास्क होता है किसी भी चीज़ को करने का, वो इन्होंने कंफ्यूजन के साथ दिया था। बिलीव दैट यू कुड इंट्रोड्यूस अ टास्क टू अ चाइल्ड इवन व्हेन दे वर नॉट ओल्ड एनफ टू ग्रास्प इट। इन्होंने भी बेसिकली ज़्यादा काम चाइल्ड डेवलपमेंट में किया है कि पर्सनैलिटी कैसे कैसे डेवलप होती है। जैसे जीन पाइगेट का मैंने आपको बताया कि उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ऐसे ही इन्होंने भी ज़्यादातर काम कंस्ट्रक्शनिज्म में पर्सनैलिटी के हवाले से किया है कि कैसे आप एक इंट्रोड्यूस करवा सकते हो किसी भी बच्चे को काम, इससे ज़्यादा कि वो कर सकता है, जितनी उसकी ग्रीप था उससे ज़्यादा उसको काम दे देना। नेक्स्ट डेवी है। ये आपने कहीं ना कहीं जॉन डेवी का ज़रूर पढ़ा होगा।
ये 1859 में पैदा हुए थे, साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जो मेजर फॉर्म्स थी वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी अपनी कंट्री में जो लेके आए थे। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका डिटेल में क्यों नहीं दिया। मैंने डिटेल में आपको इधर नहीं मटेरियल प्रोवाइड किया क्योंकि ये हम क्वालिटेटिव रिसर्च की क्लास ले रहे हैं, हम थ्योरी की क्लास नहीं ले रहे। इसलिए मैंने उन थेरिस्ट का नाम डाला है, उन सोशियोलॉजिस्ट का नाम डाला है जिन्होंने कंस्ट्रक्शनिज्म में काम किया हुआ है। वो भी सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन के तौर पर डाला है ताकि आपको हल्का सा एक इमेज बन जाए कि किस कंस्ट्रक्शनिस्ट में किसने काम किया, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट में किसने काम किया, हर्मेनेटिक्स में किसने काम। इनको डिटेल से आप जो आपकी सोशियोलॉजिकल थेरीज हैं और जो क्लासिकल थेरीज हैं उनमें पढ़ेंगे। ये तसव्वुर करते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपना जो पास्ट नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सपेंड करके कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, कुछ नए कंस्ट्रक्ट डेवलप करने चाहिए। Stresses deductive reasoning skills make lesson plans based of experiences। ये इन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग में ज़्यादा काम किया है, क्वांटिटेटिव में इन्होंने ज़्यादा काम था कि जो आपके पहले से आपने नॉलेज क्रिएट किया है आप कैसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गली बिलीवर इन यूजिंग सोशल एक्सपीरियंसेस टू लर्न, वांटेड चिल्ड्रन टू प्ले एन एक्टिव रोल इन लर्निंग। फिर बताया जा रहा है कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाहते थे अपने नेशनल सिस्टम में, अपने जो इनका कंट्री था वहाँ पे ये रिफॉर्म्स करना चाहते थे, स्कूल बनाना चाहते थे ताकि वो बच्चों की इस तरह से मदद कर सकें कि उनकी मेंटली, फिजिकली और सोशली उनकी डेवलपमेंट में उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट पाइगेट आ गए हैं, 1896 में पैदा हुए थे। इन्होंने ही सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म जो पर्सपेक्टिव है, जो थ्योरी है वो दी थी। क्रिएटेड द कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की जो 5 स्टेजेस हैं ये जनरल सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन में आपने पढ़ी होंगी। सेड चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स हु डू नॉट नीड मोटिवेशन फॉर अडल्ट्स, मतलब इनके ख्याल में चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, मोटिवेशन उनके पास खुद से होता है, उनको किसी से लेना नहीं चाहिए। इन्होंने जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया था वो इन्होंने मूव कर दिया था डिफरेंट जो कॉग्निटिव स्टेजेस हैं जो मैं बता रही हूँ, फॉर्मल, ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर स्टेज, उन स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट इन्होंने ये 4 स्टेजेस बताई भी हैं। फर्स्ट वाली सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल ऑपरेशनल है। कम अप विद द थ्योरी ऑफ अडेप्शन, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट एट एनी गिवन टाइम। इन्होंने अडेप्शन की थ्योरी दी थी कि जो चिल्ड्रन की लर्निंग होती है वो उसके कॉग्निशन के जरिए से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आपके पास बर्नर है जो कि 1915 में पैदा हुए थे। इन्होंने कहा था जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत एक्टिव प्रोसेस है और जो लर्नर होता है वो कंस्ट्रक्ट करता है अपने न्यू आइडियाज़ को और अपने कॉन्सेप्ट्स को जो कि उसने पास्ट में और जो उसने प्रेजेंट में एक्सपीरियंस किया होता है उसकी बेस पे। कंस्ट्रक्शनिस्ट लर्नर्स आर पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्टिव इंगेज। इन्होंने भी यही बताया हुआ है कि जो कंस्ट्रक्शनिस्ट लर्नर होता है वो पार्टिसिपेटरी के तौर पर लर्नर काम करता है। इनका जो फ्रेमवर्क था वो कोग्निशन था। कोग्निशन के बारे में इन्होंने बताया था कि जो लर्नर सेलेक्ट करता है जहाँ पे चेंज लेके आना, जहाँ पे वो समझता है कि चेंज आना चाहिए इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, और जहाँ पे वो डिसीजंस बनाता है जो कि उसकी स्किल्स पे और नॉलेज पे बेस करते हैं ताकि वो कोई रिफॉर्मेशन लेके आ सके, तो वहाँ से कोग्निशन स्टार्ट होती है। इन्होंने करिकुलम के बारे में कहा था कि ये ऐसे करिकुलम को ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो कि एक स्पाइरल मैनर में हो ताकि जो स्टूडेंट हैं वो करिकुलम में लिंक को फाइंड आउट कर सकें। जैसे आपने सेमेस्टर 1 में जनरल सोशियोलॉजी 1 पढ़ा, सेकंड में आप जनरल सोशियोलॉजी 2 पढ़ते हैं, उससे नेक्स्ट में आप ऐसा ही कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि उनके साथ लिंक कर रहा हो ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। नेक्स्ट सिंबॉलिक इंटरेक्शन थेरिस्ट है जो कंस्ट्रक्शनिस्ट था, उसके मैंने बेसिकली आपको एक डेफिनेशन या आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवाया है
कि जो कंस्ट्रक्शनिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि जो कंस्ट्रक्ट करते हैं न्यू आइडियाज़ और कंसेप्ट को, वो बेस करता है उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। और थेरिस्ट का बताया कि किस किस थेरिस्ट ने कंस्ट्रक्शनिज्म के हवाले से क्या क्या काम किया। नेक्स्ट है जो हमारा वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन थेरी है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो थेरी है, ये पर्सपेक्टिव आपने जेनोसोशियोलॉजी 1 में भी पढ़ा होगा। ये फोकस करता है हमारे डे टू डे इंटरेक्शन पे। जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन थेरीज होती हैं वो फोकस करती है इंटरप्रिटेशन पे, सोशल मीनिंग के, जो कि हम इंटरेक्शन में यूज़ करते हैं, जो कि बिहेवियर जो हम देते हैं उसमें जो इंटरप्रिटेशन होती हैं, और जो इंटरप्रिटेशन हमारी मदद करती हैं कि हम सोशल वर्ड को एक्सपीरियंस कर सकें और सोशल वर्ड कंस्ट्रक्ट कर सकें। जो आइडेंटिटीज़ होती हैं लोगों की, उन पे फोकस करती है, और जो लोग बिहेव करती हैं उन पे फोकस करती है। तो जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट हैं वो मीनिंग्स पे फोकस करती है, इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं, बिहेवियर पे, सोशल वर्ड पे, इंटरप्रिटेशन पे और लोगों पे। All interaction theories are concerned with the way in which meaning is constructed। मतलब जो इंटरेक्शन थेरिस्ट हैं वो किसके साथ कंसर्न करती हैं, जिस तरह से मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके साथ ये इनका लिंक होता है कि मीनिंग कैसे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको कोई बात कहती हूँ, या अगर मैं आपको सपोज दैट ये लेक्चर ही दे रही हूँ, कंस्ट्रक्शनिस्ट मैंने आपको बताया, आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, अगर सपोज दैट, कुछ जो पांचों की लर्निंग होगी वो डिफरेंट होगी, जो मैंने पढ़ाया वो उससे डिफरेंट मीनिंग्स लेंगे, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखेंगे वो कौन से आइडियाज़ या कौन सी ऐसे थॉट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे उनकी मदद कर रहे हैं। तो जो हर इंसान की अंडरस्टैंडिंग होती है, पर्सपेक्टिव होता है, वो डिफरेंट होता है। जो इंटरेक्शनिस्ट होते हैं इसलिए वो कंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट इसके बेसिक प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं। फर्स्ट है कि इंसान में कैपेसिटी होती है थॉट्स की, बिल्कुल ठीक। एक ह्यूमन की जो कैपेसिटी होती है उस पर ये फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि ह्यूमन अपनी, हर इंसान अपनी कैपेसिटी के मुताबिक थॉट्स को अपने अंदर कंस्ट्रक्ट करता है और उसी के लिहाज से उसका इंटरेक्शन होता है। थॉट इज शेप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। हमारी जो थॉट्स होती हैं, जैसे अभी सोशल मीडिया आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी थॉट्स और जो हमारे रोज़मर्रा डेली रूटीन है उसी लिहाज से वो चेंज हो जाती है। थ्रू इंटरेक्शन पीपल लर्न सैम्बल एंड मीनिंग दैट अलाउ देम टू थिंक। ये आपने कल्चर में ज़रूर पढ़ा होगा कि जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो हमारे जो सैम्बल और लैंग्वेज और वर्ड्स होती हैं वो एक्सचेंज होते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कल्चर को मॉडिफाई करने में। मीनिंग्स एंड सिंबल अलाउ फॉर ह्यूमन एक्शन। जो मीनिंग्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं वो एक्शन की तरफ लेके जाते हैं इंसान को। पीपल कैन इंटरप्ट अ सिचुएशन एंड मॉडिफाई देयर एक्शन और इंटरेक्शन। जैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शन के ज़रिए से लोग इंटरप्ट करते हैं और आपके जो एक्शंस होती हैं और रिएक्शंस होती हैं वो उसी के साथ मॉडिफाई हो जाते हैं। पीपल कैन क्रिएट ओन मीनिंग्स। लोग, बिल्कुल ठीक, जो मैंने पहले भी कहा है कि इंसान अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ग्रुप एंड सोसाइटीज आर मेड अप ऑफ पैटर्न्स ऑफ एक्शन एंड इंटरेक्शन। जो ग्रुप्स और सोसाइटीज़ कैसे बनती हैं, जैसे आपकी क्लास में अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप कोई ग्रुप बनाना चाह रहे हैं या आपकी फ्रेंडशिप है, वो तभी होगी जब आप इंटरेक्शन करेंगे। सपोज दैट अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक आप डॉक्टर को बताएंगे नहीं कि आपको क्या सिम्टम्स हैं, तो वो कैसे बता सकेगा कि आपको क्या बीमारी है और क्या मेडिसिन और क्या प्रिस्क्रिप्शंस आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसलिए इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है सोसाइटीज़ के लिए भी और ग्रुप्स बनाने के लिए भी। नेक्स्ट इधर इधर एवोल्यूशन और प्रैग्मेटिज्म की बात हुई है, जिसमें डार्विन्स का जो मॉडल था उसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उससे हम ले सकते हैं, ताकि हम बिहेवियर्स को और जो ह्यूमन की नेचर है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें मीड का बताया जा रहा है कि मीड ने डार्विन के जो डार्विन का कंसेप्ट था उस पे एम्फसाइज किया था, और उस उधर से ही आइडियाज़ लेके उनको ही मॉडिफाई किया था। Although Mead would became one of the figure in the development of pragmatism, he was initially introduced by John Dewey, William James and James
बॉल्डविन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रैग्मेटिज्म, जहाँ पे मीड का ज़्यादा नाम आता है, तो मीड किन लोगों से इंस्पायर्ड था? उनमें सबसे ज़्यादा जॉन डेवी है, विलियम जेम्स हैं और जेम्स बॉल्डविन है। जो डेवी था उसने एक रेंज और विजन दिया था हमारे प्रैग्मेटिज्म का, कि जो इंसान की अंडरस्टैंडिंग है और बिहेवियर है वो कैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शन के थ्रू मॉडिफाई होता है। मीड गेव एनालिटिकल डेप्थ एंड साइंटिफिक प्रिसीजन। जो डेवी था उसने ज़्यादातर जो एनालिटिकल डेप्थ है, जो साइंटिफिक मेथड होता है इंटरेक्शनिज्म में, उस पर फोकस किया था। हर्बर्ट मेड का इंटरेक्शनिज्म में बहुत खासा रोल प्ले, अगर ये कहा जाए कि मीड की वजह से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म स्टार्ट हुआ तो ये भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किधर से वो बोर्न हुए और किधर उन्होंने अपनी एजुकेशन ली। उसके बाद जो इनका बताया जा रहा है कि जो फिलोसफी और साइकोलॉजी में काम किया है वो इन्होंने किधर किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये काम करते रहे 1893 तक। जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि उनके पास कैपेसिटी है और वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो खुद कैसे काम करें, कैसे सर्टेन सिचुएशंस में उनको बिहेव करना चाहिए। Their reactions are based on the perceptions and definitions of the situations. People cope with the reality of things according to the comprehension of situation. कि जो लोगों का बिहेव होता है, जो लोगों का बिहेवियर और थॉट्स होती हैं, वो कैसे सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। मेड का जो इंटरेक्शनिस्ट में काम है, वो इन्होंने जो कंसेप्ट दिए हैं वो आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट दिए हैं। सबसे पहले माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है। इन्होंने माइंड को देखा था कि कैसे हमारी जो कन्वर्सेशन है वो माइंड के ज़रिए हमारी मॉडिफाई होती हैं और स्टार्ट होती हैं। पीपल हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल देयर रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो भी चेंज हो जाता है। सेल्फ को कैसे इंसान इवॉल्व करता है कि वो कैसे रिफ्लेक्ट कर सके दूसरों पे कि उसकी पर्सनैलिटी है क्या है, और वो बेसिकली अपना इमेज या अपना एक्सप्रेशन कैसे लोगों तक पहुंचा सके। सोशल फोर्सेस और सोशल एक्सपीरियंसेस डेवलप किए थे। सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट माइंड एंड सेल्फ। सोसाइटी माइंड एंड सेल्फ से इसलिए बनती है कि जब इंसान के पास एक माइंड होता है तभी थॉट्स और कॉग्निशन स्टार्ट होती हैं, तभी इंडिविजुअल्स बनते हैं। जब इंडिविजुअल डेवलप होता है तो उसके आगे से इंडिविजुअल, ग्रुप्स और सोसाइटी बनती हैं, तो इस सोसाइटी की बात होती है। ह्यूमन हैव एबिलिटी टू मैनिपुलेट इन्वायरमेंट्स और मैनिपुलेट सोसाइटीज एग्जिस्ट। जो ह्यूमन है वो पहले अपने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करता है और फिर बाद में सोसाइटी को। फिर उन्होंने आई और मी का कंसेप्ट दिया था। I is the source of creativity and spontaneity. Me is formed from the perception of others. जो हमारा I होता है वो मैं अपने आप के बारे में क्या सोचती हूँ, I मेरा वो है, और me मेरा वो है जो आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, मेरा बच्चों के बारे में इमेज, अगर सपोज दैट मैं ये कहती हूँ कि स्टूडेंट्स वो कंसीडर कर लेते हैं, वो जल्दी पिक कर लेते हैं जो मैं पढ़ा रही होती हूँ, तो ये मेरा अपने बारे में खुद परसेप्शन है। अब आप ये क्या सोचते हैं कि मैं कैसी टीचर हूँ, मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ये मेरा मी होगा। मी जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, और आई जो हम अपने बारे में खुद सोचते हैं। सेल्फ का बताया जा रहा है कि जो गेम स्टेज होती है उसमें क्या करते हैं हम, और प्ले स्टेज में क्या होता है। इमिटेशन स्टेज होती है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने जेस्चर्स को। प्ले स्टेज होती है जिसमें हम कुछ खास लोगों के जो रोल होते हैं उनको हम कॉपी करते हैं। जैसे अपने माँ बाप के रोल होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो बेसिकली अपने माँ बाप के रोल्स को कॉपी करने की कोशिश करता है। गेम स्टेज में जैसे आते हैं तो हम बहुत से दूसरे लोगों के भी रोल्स को कॉपी करने लग जाते हैं। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो आप अपने टीचर्स को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। घर में है तो घर में अगर आपका कोई अलग रोल मॉडल होगा। सोशल मीडिया किसी ऐप पे हैं तो वहाँ पे आपका स्टार अलग होगा। यूट्यूब पे हैं, वहाँ आपका कोई स्टार, फेवरेट स्टार अलग होगा। अगर आप किसी एकेडमी में जा रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, वहाँ आपका अलग होगा।
नेक्स्ट इम्पल्स का बताया जा रहा है कि रिएक्शंस होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। परसेप्शन क्या होता है, जिसमें हम अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं और मेंटल इमेज बन जाता है ताकि हम अपनी इम्पल्स को सेटिस्फाई करवा सकें। मैनिपुलेशन जो हमारे सम कॉन्शियसनेस होती है जो कि इम्पल्स के लिए ज़रूरी होता है। और कंजम्पशन एक ऐसा एक्ट होता है जो कि इम्पल्स को सेटिस्फाई करवाता है। बेसिकली ये आपका यूनिट एक्ट बताया जा रहा है कि उसके जो फैक्टर्स हैं, इम्पल्स है, परसेप्शन है, मैनिपुलेशन है और कंजम्पशन है। इम्पल्स बेसिकली हमारी ये होती है कि हमने कुछ करना है, उठ के कुछ करना है, जो हमारा मोटिवेशन होता है। परसेप्शन ये होता है कि जो हमारी सेंसेस होती हैं, कि जैसे अगर मैं कोई बिजनेस करना चाह रही हूँ तो मैं अपनी माइंड से ये सेंस बनाऊंगी कि मुझे किस कारोबार में कौन सा ज़्यादा मुनाफा होगा। मैनिपुलेशन ये होती है कि हम डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज होती हैं उनको मैनिपुलेट करके अपनी फील्ड में उनको मैनिपुलेट करके बेनिफिशियल वे में यूज़ करते हैं। और कंजम्पशन तो ये होता है कि हमें जो अचीव हो रहा है उसको हम कंज्यूम कैसे करते हैं। सोशल एक्ट एंड जेस्चर्स की बात की जा रही है कि जो स्टिमुलस क्रिएट करते हैं, इम्पल्स होते हैं, जो ट्रिगर्स होते हैं जो कि रिएक्शंस के लिए पॉसिबल होते हैं, वो इन्वायरमेंट में बहुत ज़रूरी होते हैं। भीड़ ने एम्फोसाइज किया था वोकल जेस्चर्स पे। वोकल जेस्चर से मुराद आपके वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे आप आंखों से कुछ बात कर रहे हैं या अपने इमोजी से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ कह रहे हैं, जिसमें हम ज़ुबान के बजाय अपने फेस को और अपनी आंखों वगैरह को यूज़ करती हैं, वो हमारा वोकल जेस्चर होता है। शेयर लैंग्वेज हमारी जो हम एक जैसे मीनिंग्स और एक जैसे वर्ड्स और सैम्पल्स यूज़ करते हैं, ये हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। हम दूसरों को सुन सकते हैं, अपने आप को अपने अपने बारे में सोच सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि मीनिंग्स हों, शेयर्ड मीनिंग्स हो, उसके लिए भी, जो लिसनर है और जो स्पीकर है उसके लिए भी। नेक्स्ट है ब्लमर। ब्लमर ने जो काम किया था, ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाया था शिकागो में 27 से 52 तक। जो ब्लमर थे वो मीड के ही शागिर्द थे। मीड के डेथ के बाद ब्लमर ने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट में सबसे ज़्यादा काम किया था। जो ब्लमर थे वो सोशियोलॉजिस्ट के मोस्ट प्रोमिनेंट प्रैक्टिशनर्स थे। इन्होंने स्पोक पर्सन के तौर पे काम किया था। ये बिलीव करते थे कि जो ह्यूमंस हैं उनके जो एक्शंस कंस्ट्रक्ट होते हैं वो इंटरनल इनकी ड्राइव्स होती हैं। एडिशनली जो था एक्शंस जो इनका था और कंसिक्वेंसेस थे वो रिफ्लेक्सिव थे और डेलिब्रेट प्रोसेस था जो कि इंडिविजुअल डिटरमाइन करता था अपने इन्वायरमेंट से। अब ब्लमर के हम आइडियाज़ देख लेते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में ब्लमर ने कौन कौन से आइडियाज़ और कौन कौन से कंसेप्ट दिए हैं। इन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शन में, ये ब्लमर का बताया जा रहा है कि इन्होंने इज़ अ टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, एक जो टर्म थी जो ब्लमर ने दी थी 1937 में। ह्यूमन एक्ट टुवर्ड्स थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। ब्लमर इंटरेस्टेड इट्स इम्पोर्टेंट वाइल पियर्स डाउनप्लेड इट। मतलब जो आपके एक्शंस होते हैं उनके मीनिंग्स पे फोकस किया था। जो ब्लमर थे उन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को एज अ यूनिक ह्यूमन प्रोसेस के तौर पे देखा था। तो कैसे हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं लैंग्वेज को और जेस्चर्स को, और कैसे शेयर्ड मीनिंग ज़रूरी है सिंबॉलिक इंटरेक्शन में। नेक्स्ट ब्लमर की जो सोशल थ्योरी है इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो इनका फोकस था वो ज़्यादातर ग्राउंडेड थे, इम्पीरिकल थे, और इन्होंने साइंस और एक्नॉलेज पे ज़्यादा काम किया। सोशल रोल्स, सोशल पोजीशन, रैंक ऑर्डर, सोशल कोड, नॉर्म्स और वैल्यूज़, ये सारे इनके कॉन्सेप्ट हैं। इन्होंने ये कहा था कि जो सोशल इंटरेक्शन है, जो लोग इंटरेक्शन करते हैं वो उनका इंटरेक्शन नहीं है बल्कि उनके रोल्स का इंटरेक्शन है। कि जो रोल्स होते हैं ये हमें मजबूर कर देते हैं कि हम इंटरेक्ट करें। जैसे बाप और बेटी का है रोल, तो बाप और बेटी जब एक घर में रहते हैं तो उनके लिए इंटरेक्शन उनके रोल्स करवाते हैं। थ्योरेटिकल स्कीम का इन्होंने बताया था इधर। और इन्होंने जो अपना शिकागो स्कूल ऑफ में इनका जो पब्लिश हुई थी बुक
वो इधर बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इन्होंने काम किया था, जो कि बाद में इनके 1990 में इनकी पब्लिश हुई थी। जो हर्बर्ट ब्लमर थे, इनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे थ्योरी के, वो मीनिंग था, लैंग्वेज था और थॉट था, कि कैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में मीनिंग इम्पोर्टेंट होते हैं, लैंग्वेज इम्पोर्टेंट होती है और थॉट। मीनिंग जब हमारे शेयर नहीं होंगे तो हमारे दरमियान कंफ्लिक्ट ज़्यादा आ सकता है। अब बेसिकली मैं ट्राई करती हूँ कि आपके पर्सपेक्टिव पे, आपके लेवल पे आके मैं आपको समझा सकूँ। लैंग्वेज मेरी ऐसी हो जो कि आपको आसानी से समझ आ सके, इसलिए ज़्यादा जो मेरे लेक्चर होते हैं, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उर्दू में दूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सके, और थॉट्स मेरी बहुत क्लियर हों। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उनसे आपकी जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव डेवलप हो सके। ये जो 3 प्रिंसिपल्स थे, ये हर्बर्ट ब्लमर ने अपने जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म था उसमें उन्होंने इस पे एम्फसाइज किया था। आगे एप्लीकेशन था सिंबॉलिक इंटरेक्शंस की, कि कैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को हम अप्लाई कर सकते हैं, हम रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं इससे। रिसर्च में हमारा ये काम आता है। जनरलाइज्ड अदर में, जनरलाइज्ड अदर का मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम किसी को, जो हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं उनके मुताबिक हम उन पे फोकस करके अपना बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं। नेमिंग में, सिंबॉलिक मैनिपुलेशन में और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में। ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का आपको बताया जा रहा है कि इसको हम किधर किधर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये मिक्स मेथड रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट आपको ये नेक्स्ट आपके ये रेफरेंसेस हैं कि ये मैंने किधर से लिए हैं। अगर आप चाहें तो इन रेफरेंसेस पे जो बुक्स हैं डिटेल स्टडी आप उधर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास इंशाल्लाह फेस टू फेस हमारी क्लास होगी। मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरे पास बुक्स है मैसन एंड हैनी की क्वालिटेटिव रिसर्च पे, वो मैं आपको दे सकूं, ताकि आपके पास कम से कम एक बुक हो क्वालिटेटिव रिसर्च की अपना डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए।